Hello, dears. How are you? And I hope so. You all must be well and good. And सब अच्छे होंगे भाई, पढ़ाई कर रहे होंगे एंड एंजॉय भी करें। ठीक है। और देखिए लास्ट, क्योंकि हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बात तो करते करते टाइम फिर निकल जाता है, तो इससे बेटर है कि हम सीधा अपने पॉइंट पे फोकस करें। एक्चुअली हमने लास्ट जब डिस्कस किया था, आई थिंक सो दैट हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू और डिस्क एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है। तो आपके इसमें जो सिलेबस में थे, आई हैव टेकन ऑल दिस पार्ट्स एंड इफ इसके बाद कुछ अगर कुछ फर्दर रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लीजिएगा कि सर भाई ये वाले इस वाले बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, देन डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है। और क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं इसलिए मैं केवल वो पार्ट्स को अभी लेके चल रहा हूँ जो एग्जाम से मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन लेक्चर रहेगा दैट इज लॉन्चिंग स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और ये बीएससी पार्ट 1 का ही पार्ट है कि लॉन्चिंग स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का अर्थ तो समझते होंगे, जैसे मेरा आप लोगों को स्टोन है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको फेंक रहा हूं, दैट इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल फॉर मी। तो हम किसी प्रोजेक्टाइल को किस स्पीड से फेंकें कि वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाए। हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है यहां पर इस टॉपिक को पढ़ने का कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं कितनी स्पीड से फेंकूं ऊपर की तरफ कि ये इसकी छत को छू के आ जाए। ठीक है ना। या फिर अर्थ सरफेस पे, क्योंकि अर्थ सरफेस पर तो हम खड़े ही हैं। ठीक है ना। अर्थ सरफेस पर हम खड़े हैं, अर्थ सरफेस से मैं कितनी हाइट ऊपर की तरफ फेंकूं कि ये इस हाइट तक पहुंचे, उसके बाद रिटर्न बैक हो जाए। लेकिन आप एक चीज ये जरूर सोचिएगा कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को फेंकते हैं, या फिर जैसे अगर मैं इसको फेंक रहा हूं तो मैं इसको एनर्जी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट को एनर्जी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। इसको काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मेरे द्वारा दी गई काइनेटिक एनर्जी इसमें किस फॉर्म में सेव होती रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो आपने मोस्टली क्या देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि हम ये मान ले रहे हैं कि ये मेरी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, या अर्थ का मास हो गया। हम अर्थ के मास को मोस्टली इसके सेंटर पर कंसिडर करके चलते हैं, दैट इज एमई। क्योंकि मैं आज तक एमई लिखता आया हूं, तो अभी भी हम एमई लिख रहे हैं और इसकी रेडियस हम मान के चल रहे हैं आर ई इसकी रेडियस है। और मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पर स्मॉल एम मास का, यहां पर स्मॉल एम मास का कोई प्रोजेक्ट है जिसको मैं इस हाइट तक, इस एच हाइट तक अर्थ सरफेस से ये वाली हाइट तक, टेढ़ा तो नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक। इस हाइट तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं, मतलब एक एच हाइट तक इसको पहुंचाना चाह रहा हूं। तो मैं कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड इसको प्रोवाइड करूं कि ये एस तक पहुंच जाए। अच्छा, सेकंड वन थिंग मैंने आपको बोला भी है, नंबर ऑफ टाइम्स बोला है कि जब भी हम किसी बॉडी पर काम करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया काम उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से या v स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब मैंने इसको क्या दी? काइनेटिक ऊर्जा प्रोवाइड करी। मैंने इस तरह से फेंका, इस तरह से अपने हाथ में एक बाउल पकड़ी और इस तरह से ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो वो आपने एक्चुअली प्रैक्टिस में जब इसको किया होगा ना, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच के वो मोमेंटरी रेस्ट में आ जाती है। मोमेंटरी रेस्ट मतलब क्षणिक विराम। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। क्योंकि हमने जो उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी वो इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होगी। अब वो वहां से रिटर्न बैक होना स्टार्ट करती है और डाउनवर्ड नीचे की तरफ आने लगती है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जब मेरी बॉडी पॉइंट पी पे होगी, इस समय मतलब अर्थ की सरफेस पर जब बॉडी मेरी अर्थ की सरफेस पर थी तो उसकी, इसको सरफेस है तो मैं एस मान ले रहा हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी? जी। हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले रीड कर चुके हैं, जी एम ई एम अपॉन आर ई। और जब आपने इसको इस हाइट पर भेज दिया, मतलब इसकी सेंटर से हाइट क्या हो गई? इसकी सेंटर से हाइट हो गई कितनी? दैट इज आर ई प्लस एच। तो इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी कौन सा पॉइंट हो गया ये? एट हाइट एच। एट हाइट एच पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच।
तो डेफिनेटली आपके साथ क्या कंडीशन रही होगी भाई, इस बॉडी की पहले से ऊर्जा इतनी थी जब ये अर्थ सरफेस पर थी, मैंने इसको कितनी ऊर्जा प्रोवाइड करी भाई, मैंने अगर इसको v स्पीड से फेंका है, इसका मतलब मैंने इसको कितनी काइनेटिक ऊर्जा दी है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी दी है। इसका मतलब मेरे द्वारा दी गई काइनेटिक एनर्जी ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हुई। क्लियर? तो इसकी पहले की पोटेंशियल एनर्जी ये थी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी ये है। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय मी, जो काइनेटिक एनर्जी मैंने बॉडी को प्रोवाइड करी। आ रही बात क्लियर? इसका मतलब यहां पर डायरेक्टली क्या होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में जितनी मैंने काइनेटिक ऊर्जा दी उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक ऊर्जा ही किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल ऊर्जा। तो इस बात को एक बार हम लाइनों में लिख लें, क्योंकि हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं भाई, आप डायरेक्टली तो इस चीज को लिखेंगे नहीं एग्जाम में, तो यू मस्ट हैव टू राइट आउट इन द थ्योरी। इज दैट क्लियर? तो हम इसको एक बार थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लिखने में भी सरल हो जाए। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि m मास का अगर प्रोजेक्ट है तो सरफेस पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, एट हाइट h इतनी है। इसका मतलब यहां से यहां जाने पर उसकी पोटेंशियल ऊर्जा बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी, वो ऊर्जा तो मैंने बढ़ाई ना, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी थी हाफ mv स्क्वायर के बराबर, और वही हाफ mv स्क्वायर उसके अंदर सेव हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। बस यही लाइन लिख देनी है हमें, और कुछ थोड़ा करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट we have a particle or object of mass m placed on the earth surface and if we throw the object in upward direction with a speed of v, let it reaches to a height h and let we have a particle or an object of mass m placed on the earth's surface, and if we throw the object in upward direction with a speed of v, let it reaches to a height h, and after taking a momentary rest, it starts to return back on the earth surface, then definitely अब इस डेफिनेटली के बाद क्या होना चाहिए, इस डेफिनेट के बाद आपको ये लाइन लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये फिगर तो आपको बनाना ही है, ये लाइनें ऊपर लिखनी है, बीच में ये फिगर बना देना, उसके बाद क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट शुड भी होनी चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और देन डेफिनेटली बिकॉज, इसके बाद ये लिखने के बाद हाँ देन डेफिनेटली फिर आपको ये लिखना है, बिकॉज the energy given by us to the object saves as
पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इट। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सेव कर ले रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी हमने प्रोवाइड कर दी उतना ही चेंज इसकी पोटेंशियल एनर्जी में आना चाहिए। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर डूइंग इट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देन वी कैन राइट, तो क्या लिख सकते हैं हम भाई, हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दैट वाज हाफ ऑफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, ये पहले की पोटेंशियल ऊर्जा थी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी ये है, मतलब बड़ी है ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हुआ है। इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, UH माइनस US, दैट इज हाफ ऑफ mv² should be UH, that is minus GMEM upon RE plus H, and it will become plus GMEM upon RE. The entire common is GMEM 1 upon RE plus H. It is GMEM RE plus H minus RE, it will become, भाई एलसीएम तो लेना आता है ना इसको, तो यहां पर सिंपली क्या लिख दूं, H अपॉन RE प्लस H, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ m ऑफ v²। तो इसमें m से तो ये m टर्म कैंसल आउट, इट इज v² बराबर 2 GMEH बाय RE प्लस H। लेकिन अभी हम लॉन्चिंग स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को रीड कर रहे हैं, मतलब हम कोई बहुत बड़े किसी सैटेलाइट को हमें नहीं भेजना है, स्पेस से बाहर नहीं भेजना है अभी। ठीक है ना, हम अभी स्केप वेलोसिटी की बात नहीं करें, स्केप वेलोसिटी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। ठीक है, तो अभी हम मतलब इसका मतलब ये H हाइट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये जो H हाइट है इट इज नॉट सो लार्ज, ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मतलब अगर हम इसको ये कहते हैं कि हाँ भाई अर्थ की हाफ ऑफ द रेडियस के बराबर, या यहाँ से 100 मीटर ऊपर या 200 मीटर ऊपर, बहुत ज्यादा हाईएस्ट नहीं है, इज दैट क्लियर। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, सिंस भाई जिस समय मेरी ऑब्जेक्ट इस अर्थ सरफेस पर रहा होगा उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होगा mg, और न्यूटन लॉ के अनुसार यहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल रहा होगा दैट इज GMEM अपॉन RE²। यहां से m कैंसल आउट, इसका मतलब G ऑफ RE² को आप क्या लिखेंगे, दैट का मीटर है GME। इसका मतलब वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, सो v² का मीटर है 2 GRE² H and upon में RE and RE plus H। तो एक RE से RE आपका कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2GREH अपॉन RE plus H, या फिर इस RE को अगर नीचे भेज दें तो 2GH अपॉन 1 plus H अपॉन RE। तो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, देन वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास जो लॉन्चिंग स्पीड आई थी दैट वाज v² बराबर इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस h अपॉन RE। और हम यहां पर किस केस की बात कर रहे हैं, जब h हमारी क्या है, एक स्मॉलेस्ट हाइट है। स्मॉलेस्ट हाइट कहने का मतलब इतनी भी हाइट नहीं कि हम अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर भेज दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको इस बारे में पहले बोल चुका हूं, फिर तो हमारी हम एस्केप वेलोसिटी में चले जाएंगे। मतलब h हाइट हमारी क्या, कि जैसे हम यहां पर क्या भेज दें, h हाइट अर्थ की रेडियस के 1/4 पर अगर मैं भेज दूं, ठीक है, तो अर्थ की रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर का 1/4 हो गया कितना, 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम उसे सेंड कर दे रहे हैं, या फिर 800 किलोमीटर की हाइट पर सेंड कर दे रहे हैं, या 100 किलोमीटर की हाइट पर सेंड कर दे रहे हैं ऊपर ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या है, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में काफी नेग्लिजिबल हाइट है भाई। 100 किलोमीटर 6400 किलोमीटर इज वेरी लार्जेस्ट एज कंपेयर टू 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट है। तो हम वहां पर इस लॉन्चिंग स्पीड की बात करें, अब चाहे हम 100 मीटर हाइट की बात करें तब भी हम इस लॉन्चिंग स्पीड से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं,
और इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस h बाई r। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वहां पर लिख के रखा है, if we want to project a projectile up to a height h equals to re by 4, then the launching speed should be कितनी होनी चाहिए? कर दीजिए इसे कैलकुलेट। दैट शुड बी v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, h मतलब है re बाई 4 अपॉन 1 प्लस re बाई 4 एंड अपॉन re। इट विल बिकम अंडर रूट g re बाई 2 एंड re से re कैंसिल आउट, 5 बाई 4, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इट विल बिकम 2 बाई 5 ऑफ gr। तो हमारी जो लॉन्चिंग स्पीड होनी चाहिए ना, लॉन्चिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। और यहां पर देखो हर टर्म हमें मालूम है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, re रेडियस 6400 किलोमीटर, जिसे मीटर में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम उसकी लॉन्चिंग स्पीड भी निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से मैं उसे भेजूं कि वो मेरे कहां पहुंच जाए, 1600 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? और वो चाहे 100 मीटर की हम बात करें या 200 मीटर की बात करें या 300 मीटर की बात करें, तो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख लीजिएगा, इक्वेशन एस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्चिंग स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं यार, ठीक है ना। इक्वेशन एस इज द required expression for launching speed of a प्रोजेक्टाइल। अब ऐसे तो हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। और ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप बार बार ये फिगर और ये सब तो बार बार कॉपी कर चुके हैं। कॉपी आपको यहीं से करना है और इस तरह से फिर लास्ट में क्या लिख देना है, इक्वेशन एज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्चिंग स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। और इस तरह के एग्जांपल तो हम कई सारे ले सकते हैं कि re by 8 पे भेजा, re by 16 पे भेजा। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस one of the most important topic which is being asked a number of times in the examination। कई बार पूछा जा चुका है पेपर में कि what is escape velocity। escape velocity क्या है, मतलब पलायन वेग। और पलायन वेग से संबंधित फिर कई सारे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि हमारे कई सारे नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जहां पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देन ऑल दीज क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, वो एस्केप वेलोसिटी पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम बात कर रहे थे, पहले हमने बात करी थी लॉन्चिंग स्पीड की, अब बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की। अच्छा देखो, एस्केप समझ रहे हैं, भाग जाना, भाग जाओ तुरंत। तो एस्केप वेलोसिटी कहने का मतलब है कि मैं किसी प्रोजेक्ट को किसी प्रोजेक्टाइल को किस स्पीड से फेंकूं कि भाई हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड तो बहुत बड़ा है भाई, इसी वजह से तो अर्थ के पीछे के जितने भी प्लैनेट सब अट्रैक्शन में बधे हुए हैं ना, सब राम 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 घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। आगे आप फिर कैपलर्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब राउंड राउंड जो मूव कर रहे हैं ना, ड्यू टू द ग्रेविटेशन, क्योंकि दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल लॉ। यही कारण है कि वो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स में काम कर रहा है, हमारी गैलेक्सी में तो काम कर ही रहा है फिर, ठीक है। तो भाई एस्केप वेलोसिटी कहने का मतलब हो गया कि हम किस स्पीड से अपने प्रोजेक्ट को सेंड करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चले जाए। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, हमने लॉन्चिंग स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पढ़ी। लॉन्चिंग स्पीड क्या थी कि हम कितनी हाइट तक उसे पहुंचाना जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम उसे किस हाइट पे पहुंचाना जा रहे हैं, एक ऐसी हाइट तक पहुंचाना जा रहे हैं
जहां पर वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के चले जाए, क्योंकि अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में रहा तो अर्थ तो उसे पुल कर ही लेगी, नीचे खींची लेगी, तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर तो जा नहीं पाएगा वो। इज दैट क्लियर? तो एस्केप वेलोसिटी मतलब भाग जाना। तो कहां से भाग जाना? अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भाग जाना। इज दैट क्लियर? तो एस्केप वेलोसिटी हम किसको कहेंगे कि एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा अटेन की गई वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? तो आप यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी डेफिनेशन निकाल दे रहा हूं। द एस्केप वेलोसिटी of an object is that minimum velocity attended by an object the escape velocity of an object is that minimum velocity attained by an object through which it can leave out the Earth's gravitational field। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए। समझ में आई बात की? तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच इट कैन लीव आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए। अच्छा, अब जो हमने लॉन्चिंग स्पीड पढ़ी थी ना, सेम वही एक्सप्रेशन है भाई, कोई अलग कोई डिफरेंट वे में हमें सॉल्व करना ही नहीं है, सेम वही प्रोसेस मान ले रहे हैं हम। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए इस टॉपिक को। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारी ये अर्थ है जिसका मास यहां सेंटर ऊपर है कहीं और इसकी रेडियस r है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है p जिसका इनिशियल मास है m, और अभी ये पॉइंट p अर्थ सरफेस पर है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ सरफेस पर है। अब मैं इसको कितनी स्पीड से फेंकूं, इज दैट क्लियर, कि अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के बाहर फेंक जाए। लॉन्चिंग स्पीड की हम बात कर लेते हैं, हम कोई बाहर बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहां पर तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी u ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इट विल बी g MEM अपॉन r, ये तो आपको पता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले रीड कर चुके हैं। तो इतनी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही ऑब्जेक्ट के पास थी जब वो अर्थ की सरफेस पर था। इज दैट क्लियर? अब हम इसको कितनी स्पीड से फेंकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर निकल कर छोड़ के चले जाए, कहने का मतलब कहीं इंफिनिटी में चले जाए। भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, कि अर्थ की सरफेस को छोड़ के बाहर निकलना, मतलब अनंत में कहीं चले जाए, ब्रह्मांड में कहीं घूमने लग जाए। मतलब यहां से आपको किस हाइट पर भेजना है? अप टू अ हाइट h which tends to infinite, एक ऐसी हाइट पर भेजना है जो टेंस कर रही है इनफाइनाइट पे। मतलब जहां, और आपको पता है ऑब्जेक्ट को अगर आप इंफिनिटी हाइट पर ले जा रहे हैं, ये मैं नंबर ऑफ टाइम, चाहे हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया हो, चाहे डिस्क के कारण या स्फेरिकल सेल के कारण, थिक स्फेरिकल सेल के कारण, थिन स्फेरिकल सेल के कारण, सर्कुलर डिस्क के कारण, तो आपने बार बार रीड किया था द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम इंफिनिटी पे जाते हैं ना तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को m मास के ऑब्जेक्ट को कहीं इंफिनिटी पे भेजना चाह रहा हूं तो u एट इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन एक काम तो जरूर हुआ कि जब इस m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया होगा, इस तरह से प्रोजेक्ट किया होगा, इज दैट क्लियर? बेसिकली हाथ से तो कर नहीं पाएंगे हम, लेकिन ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, ताकि आप लोग समझ पाए कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से मैं v वेलोसिटी से थ्रो करूं, ठीक है, तो मैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी से दूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो मतलब मैं उसे कहां भेज रहा हूं? इंफिनिटी की तरफ भेज रहा हूं। इंफिनिटी की तरफ भेज रहा हूं, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए वहां जाके? इट शुड बी जीरो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब मैंने उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक ऊर्जा तो दी है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसकी स्पीड उसको दी है। इसका मतलब मैंने उसको कितनी काइनेटिक ऊर्जा दी है? हाफ ऑफ
mv² दी है। और अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मैं सेम देखो वही स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो लॉन्चिंग स्पीड में बोली थी मैंने, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं तो मेरे द्वारा किया गया काम ही ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रहा है। मतलब उसकी पहले की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब बाद में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने उस पर काम किया है और ये मेरे द्वारा किया गया काम उस ऑब्जेक्ट पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया है। तो क्या होना चाहिए यहां पर, एक्चुअली वर्क क्या होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोर्शन अलग है, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी आप लोगों को ये लाइन नहीं लिखनी है, ये तो मैं वही लॉन्चिंग स्पीड के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। अब यहां पर क्योंकि हमें देखो डिफाइन तो प्रॉपर वे में करना है, तो प्रॉपर वे में हम किससे डिफाइन करेंगे कि हम मान ले रहे हैं कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पर है, जिसे हम कहां भेजना चाह रहे हैं, जिसे हम जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि यार वो एक सर्टेन हाइट तक जाकर फिर अगेन अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे उसकी काइनेटिक ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, मतलब मैं यहां से लॉन्चिंग स्पीड को बढ़ाता जाऊं, तो पहले के कंपैरिजन में वो ज्यादा हाइट तक जाएगा, फिर रिटर्न बैक होगा नीचे ग्राउंड सरफेस की ओर। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम उसको इतनी वेलोसिटी देते हैं कि वो कहां चले जाए, इन्फिनिटी पे चले जाए, तो वही वेलोसिटी उसकी क्या बन जाएगी, एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है ना? तो इतनी लाइन पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हमने इसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर पहले तो यहां तक आप लिख चुके हैं, इट कैन लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम मान के चल ले रहे हैं। उसके बाद यहीं से स्टार्ट करना है आप लोगों ने कि लेट वी हैव अ ऑब्जेक्ट, we have an object of mass small m initially placed on Earth's surface having gravitational potential energy US equals to minus GMEM upon RE when it is thrown in upward direction it reaches to a certain height h, and again returns back to the Earth's surface. But if V, लेकिन हम अगर हमने क्या लिखा है कि इफ वी हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ मास m, यदि हमारे पास m मास का प्रोजेक्ट है जो इनिशियली प्लेस्ड है ऑन द अर्थ सरफेस, जो इनिशियली अर्थ सरफेस में उपस्थित है, जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जब इसे ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो ये एक सर्टेन हाइट s तक पहुंचकर अगेन अर्थ सरफेस की तरफ लौट आता है। किंतु अगर हम इसे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वेलोसिटी से सेंड करें तो ये अधिक हाइट तक जाएगा, फिर रिटर्न बैक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे एक ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाए, इज दैट क्लियर? तो वो वेलोसिटी इसकी एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी। तो वही चीज लिखना रह गया, बाकी है that but if we throw in the water, if it reaches to a certain height h and again returns back to the earth surface, but if we increases the throwing velocity of object, it reaches to, चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नीचे वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा अदरवाइज। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर राइटिंग इट अगेन। ओके, मतलब इसके आगे का फिर हम उसके बाद लिख रहे हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए।
then it reaches to a height greater than previous height as attained by the object. मतलब वो पहले के कंपैरिजन में कितने किस हाइट पर पहुंचता है, ग्रेटर हाइट पर पहुंचता है पहले के कंपैरिजन की हाइट के जितना ऑब्जेक्ट ने पहले अटेन किया था. बट अगर हम एक ऐसी वेलोसिटी से सेंड करें सो दैट इट कैन मूव आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ सरफेस, बट if we throw the object with such a speed so that it can't return back to the earth's surface but if you throw the object with such a speed so that it can return back to the earth's surface, such a speed is known as such a speed attained by the object. Attained तो यार जल्दबाजी में लिखने में हो जाता है. अटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट such a speed attained by the object is called escape speed or velocity. वही स्पीड को हम क्या कह रहे हैं. और क्यों ये रिटर्न बैक क्यों हो रहे थे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उन्हें खींच रहा था. आप चाहे तो यहां पर एक लाइन बना सकते हैं, रीचेस टू अ हाइट ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस हाइट as attained by the object due to the and again returns back to the earth surface due to the earth gravitation field. आप चाहे तो यहां लिख दें and again returns back, लिख लीजिए यार, इतना अच्छा लिख पाएंगे पेपर में. returns back to the earth surface due to earth gravitational field. ठीक है, मैंने इधर को लिख दिया है. ये वाली लाइन पूरी इधर को है पहले ऐसे. ठीक है, फिर देन आफ्टर but if we throw the object with such a speed so that it can't return back to the earth surface, such a speed attained by the object is called escape speed. और मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं एक v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं या v स्पीड से अगर हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहां प्रोजेक्ट करना है, मुझे इस इतनी हाइट पर प्रोजेक्ट करना है, इंफिनिटी हाइट पर प्रोजेक्ट करना है कि वो वापस आई नहीं. तो मेरे द्वारा किया गया काम वही डेफिनेटली इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हुआ है. अब उस जब इतना लिखने के बाद आपको वही लाइन लिखनी है. This implies that kinetic energy given to the object क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल होनी चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. और अब ये वी कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी है. दैट v इज एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि अब हम कहां भेज रहे हैं, अप टू अ हाइट इनफाइनाइट. ये क्या होनी चाहिए भाई, u इंफिनिटी पे भेजा आपने, माइनस u ऑन और सरफेस. u इंफिनिटी क्या थी 0 माइनस, और ये बन गया प्लस gm अपॉन r. तो इसमें m से m तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू 2gme अपॉन re.
इज दैट क्लियर? बट आप नंबर ऑफ टाइम्स इस बात को रीड कर चुके हैं, जी किसके बराबर होता है? GME अपॉन RE स्क्वायर। तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज दैट V स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2 GRE स्क्वायर अपॉन RE, और इस RE से स्क्वायरिंग कैंसल आउट, और हमारे पास V स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, V स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा इट विल बी 2GRE, और यही V अब ये मेरे लिए एस्केप वेलोसिटी है, मैंने नीचे से E लिख दिया, E स्टैंड्स फॉर एस्केप वेलोसिटी, इट विल बी अंडर रूट 2GR, which is required expression for escape velocity of an object on the earth surface। जो अर्थ सरफेस पर उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, which is required expression for escape velocity of an object on earth सरफेस। तो एक बार इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, और ये फिगर तो बनाना ही बनाना है आपने, ठीक है ना? और लेकिन हाँ, ये वाली लाइन यहां पर लिखिएगा, स्टार्टिंग में तो केवल मैंने आपको समझाने को दिया, एक बार इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली अर्थ में है कि नहीं। जो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था v इक्वल्स टू दैट इज √2GRE, इसमें देखो हमें सबकी वैल्यू नोन है, g हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, RE अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, कई नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूं, तो इसकी वैल्यू को हम प्लेस कर सकते हैं, सिंस g की वैल्यू हमें पता थी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड RE दैट इज 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर। तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी? दैट इज 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10 टू दी पावर 3, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये मत सोचना सर की बहुत फास्ट कैलकुलेशन, मेरी कोई फास्ट कैलकुलेशन नहीं है यार, मुझे तो याद है, ठीक है। 11.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ सरफेस से बाहर अगर भेजना है, तो 1 सेकेंड में उसको कितना ट्रैवल कराना पड़ेगा आपको? 11.2 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर मान लो, 11 किलोमीटर लगभग उसको ट्रैवल करना चाहिए 1 सेकेंड के अंदर। मतलब तुमने पलक झपकाई नहीं, वो 11 किलोमीटर आगे पहुंच जाए, इतनी स्पीड से आपको ट्रैवल कराना पड़ेगा, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाएगा। इज दैट क्लियर? विच इज required escape velocity on earth surface। चलिए ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक सो लेक्चर सफिशिएंट है। बाद में फिर कई प्लैनेट्स पे हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों से, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी को इस बारे में भी रीड किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ से ना, हमारे यहाँ पर अगर हम अपनी धरती की बात करें, तो हमारे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कई सारे गैसेज एग्जिस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स इतनी वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाते। अगर वो इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेते तो हमारे यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर बनता ही नहीं, और हमारा और आप लोगों का जीना, सर्वाइव होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता, जैसे मून पर नहीं होता। जैसे मून पर देखा होगा आपने, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक मास्क लगा के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है ना, तब वो सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पर। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है कि वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द मून, मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है?
तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द एस्केप वेलोसिटी, वो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है, बट दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है, और तब तक पढ़िए यार, मजा कीजिए, लाइफ को भी एंजॉय करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन एंजॉय योर लाइफ डियर्स, गुड बाय डियर्स टुडे।